नमस्कार साथियों, मैं राकेश फूल का आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं विकल्प क्लासेज उदयपुर के ऑनलाइन स्टेज पर। तो साथियों, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है वर्ण विचार का जो टॉपिक चल रहा है, इसमें हमने स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे व्यंजनों का सामान्य परिचय हम करा चुके हैं। अब जो हम पढ़ने वाले थे वो था, अपना टॉपिक चल रहा था व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या चल रहा था? व्यंजनों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर अगर बात करें, व्यंजनों का वर्गीकरण जो है वो कितने आधारों पर किया जा सकता है? व्यंजनों का वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया जा सकता है। कितने आधारों पर बेटा जी? दो आधारों पर किया जा सकता है। कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है? दो आधारों पर। अगर बात करें आधार कौन कौन सा, तो एक आधार है उच्चारण स्थान के आधार। इसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर। अगर बात करते हैं दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार बेटा जी, दूसरा आधार है पर्यटन के आधार पर। क्या है बेटा जी? पर्यटन के आधार पर। अगर बात करें, दो आधार मैंने बताए हैं, तो यहां पर उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा है पर्यटन के आधार पर। ये व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। अब बात करें व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले की बात करेंगे तो पहला क्या है बेटा? पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर, ये बता रहा हूं, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान का मतलब है व्यंजनों का जब उच्चारण होता है तो मुख रंध्र में कुछ स्थान होते हैं। हमने कहा है कि हिंदी भाषा का आविष्कार हुआ है, और ये जो है हमारे मुख रंध्र में, मुख विवर में जो उच्चारण स्थान है, उन उच्चारण स्थानों का जो कर्म है, उसी कर्म के आधार पर ही वर्णों का आविष्कार हुआ है, वर्णों का जो है कर्म रखा गया है। अगर हम बात करें कि पहले कंठ आता है, दूसरा तालु आता है, तीसरा मूर्धा आता है। मूर्धा क्या होती है? ऊपर वाले जो दांत होते हैं उनके अंदर जो कठोर भाग होता है वो मूर्धा होती है। उसके बाद दांत आते हैं, उसके बाद ओष्ठ आते हैं, होठ। तो इस आधार पर ही हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनका रखा गया है। अगर हम बात करें उच्चारण स्थान के आधार पर, तो उच्चारण स्थान 5 है। अगर बात करें व्यंजनों का उच्चारण स्थान है 5 है, लेकिन यहां पर हम करेंगे इसके बारे में। तो पहला जो है, पहला है कंठे। पहला कौन सा है बेटा जी? कंठे। कंठे, या इसको कहते हैं कोमल तालव्य। ध्यान रखना, कंठ को ही कोमल तालव्य कहा जाता है। कि तालु थोड़ा सा कठोर होता है, उसके अंदर उससे पहले का जो भाग होता है थोड़ा सा कोमल होता है, इसीलिए उसको कहा गया है कोमल तालव्य। समझ रहे हो? यहां पर बात करेंगे कोमल तालव्य की, तो ये लाइन आ जाती है, पहली लाइन होती है क, ख, ग, घ, और ये होता है ग। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये जो बिंदी जो है ये नीचे लग जाती है तो ये द्विगुण वर्ण हो जाता है। कौन सा वर्ण हो जाता है बेटा जी? द्विगुण हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि डै के बिंदी नीचे लगानी है कि आगे लगानी है। अगर ये आगे लग गई ना तो ये पंचम वर्ण हो जाता है, और इसका उच्चारण जो होता है वो होता है ग। क्या होता है? ग। और ये जो होता है ये होता है एड। क्या होता है? एड, क्योंकि ये द्विगुण वर्ण है। मैंने कल वाली क्लास में आपको बता दिया था, द्विगुण का मतलब होता है दो वर्णों का गुण होता है इसमें। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अभी यहां पर एक चीज और लिखेंगे, ये ब्रैकेट में लिखेंगे अपने है, क्योंकि है जो होता है वो भी कंठे होता है, वो भी क्या होता है? कंठे होता है। इसके साथ साथ अब हम करेंगे कि पहली लाइन लिखते ही आप एक काम करना है। कल जो मैंने बताया था अंतस्थ वर्ण और उष्मीय वर्ण, यहां इनको लाइन में लिखेंगे। कल यहां पर यह भी याद रखना है कि अंतस्थ वर्णों का जो क्रम रहता है य, र, ल, व, और उष्मीय वर्णों का क्रम रहता है श, श, त और है। अब इनका क्या बनाना है बेटा जी? इनका बनाना है आपको जोड़े।
तीन जोड़े बनाने हैं। ये एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। तीन जोड़े बनाने हैं आपको पहली लाइन लिखते ही। तीन जोड़े बना लिए। अब हम करेंगे आगे। दूसरा जो स्थान है वो होता है तालव्य। क्या होता है? तालव्य। तालव्य को ही कहते हैं तालुवर्तस्य। क्या कहते हैं? तालुवर्तस्य। ध्यान रखना बेटा, आगे की क्लास जो आएगी वहां पर हम पूरी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ तालुवर्तस्य का मतलब वर्तस्य क्या होता है? वर्तस्य कहते हैं कि दांतों और मसूड़ों के बीच का जो मिलन होता है ना, वो वर्तस्य होता है। जैसे मैंने कहा कि ये जो दांत है, ये है दांत। ये जो दांत निकल के आए हैं, यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि दांत ऐसे निकल के आ रहे हैं, ये मसूड़े हैं, ये दांत है। तो ये जो मसूड़े और दांत के बीच में ये जो स्थान होता है ना, ये वर्तस्य होता है। ये वर्तस्य होता है, तो ये वर्तस्य कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरी लाइन क्या आ जाएगी? च, छ, ज, झ और ये। और यहाँ आते ही एक पहला जोड़ा है वो यहाँ पर अपने को लिख देना है, ये और श। ये और श को यहाँ सेट कर देना है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब अपने को ज्ञात हो गया है कि दो जोड़े, हमने तीन जोड़े जो बनाए हैं उनमें से पहला जो है जोड़ा यहाँ सेट कर देंगे, ये दूसरा जोड़ा तीसरी में, तीसरा जोड़ा चौथी लाइन में। यहाँ हो जाता है 3 नंबर। 3 नंबर जो है वो हो जाता है मूर्धन्य। क्या आ जाता है बेटा जी? मूर्धन्य। मूर्धन्य मैंने कहा, मूर्धन्य क्या होता है? ऊपर वाले जो दांत होते हैं उनके अंदर जो कठोर भाग होता है, जो जड़ होती है ना, जो थोड़ा सा वो उधर तालुआ थोड़ा होता है, मुलायम सॉफ्ट होता है, और जो आगे चलते हैं तो वो जो होता है कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो वो मुर्दा कहलाती है। और ये जो होती है तीसरी लाइन ट, ठ, ड, है, अण। अब यहाँ पर दूसरा जोड़ा र और श, ये हो जाता है मूर्धन्य। इसके बाद आता है अपना दंत्य। क्या कहते हैं? दंत्य। दंत्य में इसको कहते हैं, दंत्य को वर्तस्य भी कहा जाता है, लेकिन वर्तस्य वर्णों की श्रेणी में 3 ही वर्ण आते हैं। वर्तस्य वर्णों की श्रेणी में 3 ही वर्ण आते हैं। तो चौथी लाइन बेटा जी क्या हो जाएगी? त, थ, द, ध, न। और ये तीसरा जोड़ा ये हो जाता है ल और श। यहाँ ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो वर्तस्य जो होते हैं ये 3 ही होते हैं। वर्तस्य जो होते हैं वो 3 ही होते हैं वर्तस्य वर्ण। हालांकि थोड़ा सा याद रख लेना है, लेकिन दंत्य और वर्तस्य दोनों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो न, ल, श दंत्य भी होते हैं वर्तस्य, और पूर्णतः वर्तस्य की श्रेणी में माना जाए तो ये 3 ही होते हैं, ल, श और न, ल, श। कोई डाउट? कोई बात नहीं बेटा जी। 5वां होता है को कहते हैं ओष्ठ्य। क्या कहते हैं? ओष्ठ्य। ओष्ठ्य कहते हैं। ओष्ठ्य में मतलब जो श्वास वायु है वो ओठों के पास आकर रुक जाती है, और ओठों के पास आकर रुक जाती है, इसके कारण इसे कहा गया ओष्ठ्य। और 5वीं लाइन बेटा जी क्या है? प, 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 भ और मैं। ध्यान रखना, ये तो 3 जोड़े हो गए ना। पहला जोड़ा हो गया यहाँ, दूसरा जोड़ा हो गया यहाँ, और तीसरा जोड़ा हो गया यहाँ। अब यहाँ पर बात करेंगे ओष्ठ्य के बाद। ओष्ठ्य के बाद हम बात करेंगे बेटा छठा जो स्थान आ जाता है, छठा स्थान आ जाता है जिसको कहते हैं काकल्य। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, 2014 सेकंड ग्रेड हिंदी के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से काकल्य वर्ण कौन सा है बेटा। अभी देखिए, इसको काकल्य भी कहते हैं, अलह जीवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलह जीवा भी कहते हैं। ध्यान रखना, अलह जीवा भी कहते हैं। तो ये एक हो जाता है। मैंने दोबारा मैं बता दूं आपको कि है जो होता है वो कंठे भी होता है, और ये जो है ये मूल रूप से क्या होता है बेटा जी? काकल्य वर्ण की श्रेणी में आता है। ये काकल्य वर्ण अगर पूर्णतः बोला जाए तो ये काकल एक स्थान होता है गले के अंदर, कंठों के नीचे भी एक स्थान होता है ना। जैसे अपने राजस्थानी में खेल खेलते हैं कूकली, है ना, कूकली है ना, अपने कहते हैं ना, जैसे बच्चे होते थे तब हम खेलते थे। वो कूक जो होती है वो कूक कंठों से नहीं, कंठों के नीचे एक स्थान होता है। हम बोलेंगे कै बोलेंगे तो यहाँ से है बोलेंगे तो थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, और इसी स्थान को कहते हैं बेटा काकल।
अभी आ जाता है सातवां। सातवां आ जाता है दंतोष्ट्य। क्या कहते हैं? दंतोष्ट्य कहते हैं, दंतोष्ट्य। दांत और ओष्ठ दोनों जो होता है वहां जो होता है, तो ये रह जाता है अपना। देखा आपने? थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, ये मैंने है भी आ गया और बाकी रह गया ये। वह कहाँ आएगा? तो वह यहाँ आ जाएगा बेटा। वह जो है वो यहाँ आ जाएगा। वह है वो दंतष्ट वह है, क्योंकि जो उच्चारण करते समय श्वास वायु दांतों की भी टकराएगी, होठों के भी टकराएगी, इसीलिए दंतोष्ठ्य कहते हैं। और साथ साथ में जो आगत गर्हित व्यंजन होता है फै, अब इसको फै नहीं बोलेंगे, फै तो दंत ओष्ठ्य है, लेकिन फै फै फै, अब एक तो बोलेंगे फै, एक बोलेंगे फै। हम बोलते हैं फल, फल जो होता है ना वो ओष्ठ्य होता है, लेकिन हम जब बोलेंगे ना फैसला, फर्क, फांसी, फै फै फै, तो ये फै जो होता है वो दंतोष्ठ्य होता है। और एक अंतिम इसका जो उच्चारण स्थान रह जाता है वो होता है बेटा, उसको कहते हैं जीवा मूल्य। क्या बोलते हैं? जीवा मूल्य। जीवा का जो मूल होता है, जीवा की जो जड़ होती है, वहां से ये उच्चरित होते हैं। और ये तीन वर्ण गर्हित आगत व्यंजन ही हो जाते, को और ग। अब आपने सोचा गुरु क ख ग और फ तो आ गया, और आपने बताए थे 5 क ख ग ज फ, तो ये जय कहाँ चला जाएगा? तो जय को हम वापिस चले जाएंगे, जय को यहाँ ले जाएंगे। जय बना किससे है? जय जो बना है इससे बना है, तो जय को हम यहाँ सेट कर देंगे। फिर रह गया अडय और अडय। अडय अडय द्विगुण वर्ण है, उनको कहाँ रख देंगे हम? उनको रख देंगे यहाँ। तो ये होता है हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हमने किया है। तो मैंने कहा है कि दो ही वर्गीकरण किया जा सकता है, व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जा सकता है। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और एक होता है पर्यटन के आधार पर। तो हम जब बात करेंगे पर्यटन के आधार पर, पर्यटन के आधार पर बात करेंगे, तो यहाँ दूसरा जो भेद हो जाता है लिख लेंगे बेटा जी। दूसरा है पर्यटन के आधार पर। दूसरा क्या हो जाता है? पर्यटन के आधार पर। पर्यटन के आधार पर जब व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, थोड़ी सी चीज याद रखनी है बेटा। एक बात याद रखनी है कि पर्यटन जब हम करेंगे तो केवल मूल वर्णों को रखेंगे। अब याद रखना है, मैंने पहले दूसरी क्लास में बताया था कि मूल वर्ण कौन से होते हैं। 33 मूल व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं। 11 और 33 कितने हो जाते हैं? 44। 44 जो मूल वर्ण होते हैं केवल उन्हीं को ही रखेंगे। तो पर्यटन के आधार पर 3 पर्यटन होंगे। कितने पर्यटन होंगे बेटा? 3 पर्यटन होंगे। अब पर्यटनों की दृष्टि से देखा जाए तो पहला जो पर्यटन होता है वो होता है स्वर तंत्री में कंपन। क्या रखेंगे बेटा? स्वर तंत्री में कंपन। स्वर तंत्री यानी अपने स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर अपने गले में 2 झिल्लियां होती है। तो झिल्ली होती है, जब हम व्यंजनों का वर्णों का उच्चारण करेंगे ना, तो ये गले में झिल्ली होती है, वो कभी कम कंपाती है, कभी कम कंपाती नहीं है, कभी घर्षण होता है, कभी नहीं होता है। इसीलिए इसको 2 आधार दिए गए हैं। पहला, हमने पहले भी कह दिया कि 2 ही आधार है, 2 ही भेद है। कंपन के आधार पर 2 है, कंपन के आधार पर 2 है। 44 वर्ण कुल है। हम क्या करेंगे? जो थोड़े हैं उनको पहले याद कर लेंगे, बाकी जो बचे वो सारे के सारे दूसरा भेद हो जाएंगे। तो पहला हमारा यहाँ होगा, वो होता है अघोष व्यंजन, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण यानी कंपन नहीं होता है। अघोष में आपको याद रख लेना है 1 2 जो 3 होते हैं, 1 2 जो 3 होते हैं। हमारी वर्णमाला जो पढ़ी है 1 2 जो 3 होते हैं। अभी हमने अगर वर्णमाला पढ़ रखी है तो याद रखना है 1 2 का मतलब क्या होता है कि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आप जानते हो। क ख में क पहला है, ख दूसरा है। च छ में च पहला है, छ दूसरा है। और यहाँ प्लस में ये जो 2 3 क्या होते हैं? श, स और स। ये कुल 13 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 13 वर्ण होते हैं। तो याद रखना है ये कौन कौन से आ जाएंगे बेटा?
कौन कौन से आ जाएंगे? देखिए, पहला हो जाता है क, ख, च, ठ, ट, ठ, त, थ, और ये हो जाता है प और फ। अब यहां पर प्लस में कर देंगे श, स और स। ये कितने हो गए? 13। याद रखना 13 वर्ण होते हैं, लेकिन याद ये भी रख लेना कि विसर्ग जो होता है वो भी क्या होता है बेटा? विसर्ग जो होता है वो भी क्या होता है? ये अघोष की श्रेणी में आता है, अघोष की श्रेणी में आता है। और अगर अब थोड़ा सा अगर पीछे जाओगे तो यहाँ पर जो विसर्ग है ना, ये अगर याद करें तो ये विसर्ग जो होता है ये भी कंठ्य ही होता है। विसर्ग जो होता है कंठ्य होता है। संस्कृत में अगर आपने पढ़ी होगी तो पाणिनि ने सूत्र पद्धति में एक सूत्र दिया है, अकुह विसर्जनायाम कंठ्य। अकुह विसर्जनायाम कंठ्य। अकुह का मतलब ए आ, कु का मतलब कै वर्ग है, अकु है का मतलब है, विसर्जनायाम मतलब विसर्ग। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपने याद रख लिया कि ये जो 13 होते हैं वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। दोबारा बता दूं कि पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, और जो 3 होते हैं श। अभी आपको देखा वर्णमाला में क कितने होते हैं? 1 होता है। ट कितने होते हैं? 1 होता है। ट कितने होते हैं? 1 होता है। ल कितने होते हैं? 1 होता है। लेकिन श कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो जो 3 होते हैं, जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो 3 ये होते हैं, याद रख लेना बेटा। 1 2 और जो 3 होते हैं 13 होते हैं। अभी बात करेंगे तो दूसरा जो वर्ण आ जाता है, दूसरा जो वर्ण आ जाता है वो क्या हो जाता है? सघोष। क्या हो जाता है? सघोष। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? को बोलेंगे घोष। क्या बोलेंगे? को बोलेंगे घोष। घोष कह दो या सघोष कह दो। तो यहां पर आ जाता है तीसरा, चौथा, पांचवा, प्लस में य, र, ल, व, है, तथा सभी स्वर, तथा सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष। यानी आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो थोड़े होते हैं वो अघोष होते हैं, थोड़े याद हैं तो हमारी वर्णों में जो बाकी बच गया वो क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? यहां लिख देंगे तीसरा क, ख, क, च, छ, ञ, ट, ठ, ण, त, ध, न, प, भ, म, य, र, ल, व, है। अब देखो प्लस में क्या हो जाएंगे? सभी स्वर ए, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये कितने हो जाते हैं? इनकी संख्या हो जाती है 31। लेकिन याद रख लेना जो अनुस्वार होता है वो भी क्या होता है? अनुस्वार मूल रूप से पंचम वर्ण होता है, बताया था कल, पंचम वर्ण होता है। तो पंचम वर्ण एक्चुअल में यहाँ कहाँ आया है? सघोष में आया है। तो अनुस्वार जो होता है वो भी क्या होता है? सघोष हो जाता है। तो मैंने अघोष और सघोष के बारे में आपको बताया कि ये होता है तीसरा, ये होता है चौथा और ये होता है पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रे ले वे है, और सभी स्वर, सभी स्वर का मतलब 11 स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं। तो अघोष और सघोष ये होता है। दूसरा परियतन होता है, दूसरा जो परियतन होता है वो है श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, यानी श्वास की मात्रा जो है वो कितनी लगती है? कम लगती है अलप्राण, ज्यादा लगती है महाप्राण। और वही तरीका, दो ही भेद होते हैं इसके। कितने भेद होते हैं? दो ही भेद होते हैं। जो थोड़े हैं उनको याद कर लो, जो थोड़े हैं उनको याद कर लो। तो कौन है थोड़े? तो कौन है थोड़े? थोड़े हैं महाप्राण। तो थोड़े कौन है? महाप्राण। याद रख लेना, महाप्राण। यानी श्वास वायु की मात्रा अधिक लगती है, श्वास वायु की मात्रा
श्वास वायु की मात्रा कहाँ कितनी लगती है? मात्रा अधिक लगती है। यानी जिन व्यंजनों के, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक लगती है या अधिक निकलती है, तो वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। महाप्राण में याद रख लेना बेटा जी, 2 दूनी 4। क्या याद रख लोगे? 2 दूनी 4, प्लस में क्या रहेगा? से और है। ये हो जाते हैं 14। ये क्या हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं कि 2 दूनी 4, से और है। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? ये महाप्राण हो जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? दूसरा यानी अंग्रेजी में जो अच आता है ना, जैसे कै लिखेंगे तो के, और के फै लिखेंगे तो के अच। तो जहां अच लगा होता है वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो ख घ, फिर क्या हो जाता है? छ ठ, फिर क्या हो जाता है? ठ ढ, फिर थ ध, और फिर क्या हो जाता है? फ और भ, और साथ में क्या आ जाएंगे? श और है। कितने हो जाएंगे? ये 14 हो जाएंगे। तो मैंने कह दिया कि ये जो होते हैं, ये होते हैं बेटा, ये महाप्राण होते हैं। ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, जिनमें श्वास वायु की मात्रा क्या लगती है? अधिक लगती है। अब दूसरा जो हो जाता है, दूसरा जो हो जाता है उसको कहते हैं अलप प्राण। क्या कहते हैं? अलप प्राण। अप्राण का मतलब ही क्या? अनेकार्थी शब्दों की तरफ जाएंगे। प्राण का मतलब श्वास, कि मेरे तो प्राण निकल गए, मतलब सांस निकल गई, प्राण निकल गए। अलप प्राण का मतलब श्वास वायु की मात्रा कम लगती है। जिन व्यंजनों के या जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा, श्वास वायु की मात्रा कम लगती है या कम निकलती है, कम निकलती है, तो वो क्या होते हैं? अलप प्राण होते हैं। तो आपने याद किया कि 44 ही वर्ण होते हैं। 14 2 दूनी 4 निकल गए, और शे है निकल गए। तो बाकी जो भी बचे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा जी? सारे के सारे अलप प्राण हो जाएंगे। तो यहां पर याद रखेंगे कि पहला, तीसरा, पांचवा, य, रे, ले, व तथा सभी स्वर क्या होते हैं? अलप प्राण होते हैं। सभी स्वर अलप प्राण होते हैं। याद रख लेना, ये याद रख लेना बेटा कि पहला, तीसरा, पांचवा, ये, रे, ले और सभी स्वर क्या होते हैं? अलप प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अलप प्राण होते हैं। कैसे? ये हो जाएगा क, ग, क, च, च, य, ट, य, च, ज, य, ट, ड, म, त, त, न, प, प और म। साथ में क्या हो जाएंगे? य, रे, ल, व, और साथ में क्या हो जाएंगे? सभी स्वर ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये अल्प प्राण की श्रेणी में आ जाएंगे। तो यहां पर आपको पता चल गया कि अल्प प्राण और महाप्राण, महाप्राण ज्यादा कम होते हैं, अल्प प्राण कम ज्यादा होते हैं। तो ध्यान रखना, अल्प प्राणी तो बहुत है लेकिन महापुरुष थोड़े होते हैं, थोड़े महाप्राण थोड़े होते हैं, अल्प प्राण कम होते, ज्यादा होते हैं। तो याद रखना, ये हो गया अपना किसके आधार पर? श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। और तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है जीवा के अन्य अवयवों द्वारा, जीवा के अन्य अवयवों द्वारा, जीवा के अन्य अवयवों द्वारा पर्यटन। जीवा के अन्य अवयवों द्वारा पर्यटन की बात करेंगे तो यहाँ पर्यटन के आधार पर हम अलग अलग बांटेंगे। तो सबसे पहला जो आ जाता है, पहला आ जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या वर्ण एक ही बात है, क्योंकि वर्ण ही व्यंजन होते हैं, स्वर भी होते हैं। तो यहाँ पर याद रख लेना कि यहाँ केवल स्पर्श होता है, श्वास वायु स्पर्श करती निकल जाती है। तो ये होता है क, ख, ग, घ।
ट, ठ, ट, ठ, त, ठ, त, ठ, प, फ, प और भ। ये केवल स्पर्श होते हैं, इनको केवल स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यटन के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या केवल 16 होती है, कभी आया नहीं है ऐसा प्रश्न। केवल सीधे यहां से सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न जो है वो ये है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी का मतलब ये है कि स्पर्श तो होता है लेकिन घर्षण होता है। तो ये जो है ना, ये तो पै, फै, टे, थे, तै, थे, कहीं रुका नहीं, ऐसे नहीं बोला ते, पे, ऐसे नहीं बोला। लेकिन स्पर्श संघर्षी हो जाएगा ना, इसको बोलोगे चे, चे, चे और झे। याद रख लेना, क्योंकि श्वास वायु है ना, स्पर्श करेगी लेकिन घर्षण करेगी, जीभ ऊपर तालवे में चिपक जाएगी और जीभ आगे सरकेगी, थोड़ा सा खिसकेगी। बोलेंगे टे, अब टे ऐसे नहीं बोलेंगे, टे, टे, बिल्कुल टे बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे चे, छे, जीभ आगे खिसकेगी, लेकिन टे में नहीं, टे में टच किया हट गई, टच किया हट गई, ये होता है। अभी तीसरा जो हो जाता है, तीसरा इसका हो जाता है नासिक्य वर्ण। क्या हो जाता है? नासिक्य व्यंजन। नासिक्य का मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है ना, तो नासिक्य होता है। तो पंचम वर्ण जो होते हैं वो सारे के सारे नासिक्य होते हैं, ग, ण, न और म, ये नासिक्य होता है। समझ में आ रहा होगा। चौथा हो जाता है, इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। क्या बोलते हैं बेटा जी? उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त या इसको कहते हैं ताड़न जात। उत्क्षिप्त या इसको कहते हैं ताड़न जात। और ये सेकंड ग्रेड 2014 के पेपर में यह आया हुआ है कि उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उत्क्षिप्त का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है बेटा जी फेंका हुआ। ये पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड के हिंदी वाले पेपर में, पूछा जा चुका है कि उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। तो किन व्यंजनों के उच्चारण में ऐसे लगता है कि जीभ को जो है ना, जीभ पर कोई चीज रखी हमने फेंक दिया। ताड़न जात का मतलब ताड़ना होता है। तो ये होते हैं अड़े और अढ़े। देखो हम बोलेंगे ना अड़े अढ़े, अड़े अढ़े, ध्यान रखना जीभ को ऊपर ले जाएंगे, टच होगा थोड़ा सा, अड़े अड़े, मुर्दा के टच होगा और टच होते ही झटके से फेंकेगी, इसीलिए तो इसको बोला गया है फेंका हुआ। जैसे हम जब बच्चे होते थे ना तो रबर टूट जाता था तो हम क्या करते थे, दांतों में दबा के एक थोड़ा सा खींच के ऐसे करते थे ना, ऐसे, फिर वो उसमें ध्वनि आती थी, इसी को तो कहते हैं ताड़ना। ध्यान रखना है। इसके बाद 4 हो गए, है ना। हाँ, फिर उसके बाद 5वां नंबर जो आता है, 5वां नंबर आता है, उसको कहते हैं लुंठित। क्या कहते हैं? लुंठित, या इसको कहते हैं परकंपित। क्या बोलते हैं? लुंठित या परकंपित। तो यहाँ पर क्या होता है, लुंठित का शाब्दिक अर्थ पूछे तो ये होता है लुढ़कता हुआ। क्या होता है? लुढ़कता हुआ, यानी जीभ पर कोई चीज रखी है और हमने कर दिया, इसको लुढ़का दिया। और ये जो होता है ये होता है रे। हमने क्या बोला? रे। क्या बोलेंगे? रे, रे, रे बोलेंगे तो जीभ में कंपन होगा बेटा जी, जीभ में कंपन होगा। और ऐसे लगा कर जीभ पर कोई चीज रखी और हमने लुढ़का दिया है, रे, रे। ठीक है, ये होता है। 6 नंबर आ जाता है, इसको कहते हैं पार्श्विक। क्या बोलते हैं बेटा? पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है बगल का। पार्श्विक का मतलब क्या होता है? बगल का, यानी साइड का। होता क्या है, जीभ जो है श्वास वायु को रोक लेगी और श्वास वायु इतना पर्यटन करेगी कि जीभ के दोनों साइड से क्या हो जाएगी, श्वास वायु निकल जाएगी, बगल से निकल जाएगी। और ये कौन सा होता है बेटा जी? ले। क्या होता है? ले होता है। समझ रहे हो? और ये 7वां हो जाता है, इसको कहते हैं इष्ट स्पर्श। क्या कहते हैं? इष्ट स्पर्श। इष्ट स्पर्श का मतलब होता है बिल्कुल कम स्पर्श होता है, इसको कहते हैं अंतस्थ। क्या कहते हैं? अंतस्थ भी कहते हैं। इनको कहते हैं संघर्षहीन। क्या कहते हैं बेटा? संघर्षहीन वर्ण भी कहते हैं। और इनको कहते हैं अर्ध स्वर। क्या कहते हैं? ध्यान रखना, इनको अर्ध स्वर की श्रेणी में माना जाता है। और ये अर्ध स्वर कौन से होते हैं? य और
व। ध्यान रखना, ये और वह जो होता है अर्ध स्वर की श्रेणी में माना जाता है, और लास्ट वाला जो हो जाता है इनको कहते हैं संघर्षी। क्या कहते हैं? संघर्षी। देखो, एक तो होता है सपर्श संघर्षी, एक होता है संघर्षी। तो संघर्षी में सारे बाकी जो बच गए श और है, ये है। तो ध्यान रखना है, ये अपने लुंठित है, पार्श्विक है, इष्ट स्पर्श है और संघर्षी है। ये अपना क्या हो जाता है? प्रयत्न के आधार पर, जीवा के अन्य अवयवों के आधार पर, अन्य प्रयत्नों के आधार पर रखा है हमने। तो जीवा के अन्य अवयवों का जो प्रयत्न होता है उनके आधार पर ये रखा है। अभी हम दोबारा थोड़ा सा बता दें आपको कि यहाँ से हमने शुरुआत की थी कि व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर होता है, उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। दो बताया हमने, कहा कि उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने ये बता दिए, कंठ्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य है, ओष्ठ्य है। और आगे मैंने क्या बताया? काकल्य है, दंतोष्ठ्य है और जीवा। आप इसके बारे में अध्ययन यानी नोट्स जरूर बनाएं। पर्यतन के आधार पर तीन पर्यतन होते हैं, जिसमें मैंने बोला स्वर तंत्री में कंपन, ए घोष और श घोष। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि श घोष कौन सा है, ए घोष कौन सा है। 2-3 बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा बेटा जी। ए घोष और श घोष के बारे में बता दिया है। अब बात करें श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, तो श्वास वायु की मात्रा ज्यादा लगती है तो महाप्राण, कम लगती है तो अलप प्राण। तो श्वास वायु में आप ध्यान रखना कि अच्छा लगता है महाप्राण होता है, और मैंने कहा कि 44 वर्णों को याद रखना है, थोड़े होते हैं इसीलिए इसको महाप्राण, और यहाँ पर अलप प्राण मैंने आपको बता दिया। और फिर बताया जीवा के अन्य अवयवों द्वारा पर्यतन, तो जिसमें मैंने बता दिया है कि स्पर्शी होते हैं, स्पर्श संघर्षी। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि निम्न में से स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन सा है? तो स्पर्श संघर्षी वर्ण जो है ये च, छ, ज और झ होता है। उत्क्षिप्त भी पूछा गया था कि शाब्दिक अर्थ क्या है, ऐसे भी पूछा